इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, दूसरा बेटा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और तीसरा कंडक्शन था, ठीक है, या कंडक्टेंस था। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट, ठीक है राइट। जो इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, ठीक है ना राइट, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है राइट। जो इलेक्ट्रोलिसिस है, पहली बात इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या, अगर हम इसको दो वर्ड में तोड़े बेटा ना, इलेक्ट्रो का मतलब करंट और लिसिस का मतलब बेटा ब्रेकिंग। तो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सब्सटेंस को क्या करने जा रहे हैं, जो कि कोई भी कंपाउंड है उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ठीक है राइट, विथ हेल्प ऑफ क्या, करंट। जैसे NaCl है, तो NaCl को हम तोड़ के उसके एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, विथ हेल्प ऑफ अ करंट हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। और जो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जिस वेसल में होता है, जिस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, उसके दो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। एक करना है हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एनालिसिस, या एक्सपेक्ट करना है इलेक्ट्रोलिसिस का, और दूसरा करना है बेटा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो दो चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है बेटा, इस टॉपिक में डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में मतलब क्या है कि हम कितना करंट बेटा पास करेंगे, तो कितना अमाउंट कैथोड पे या एनोड पे लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, वो हम इसमें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और क्वालिटेटिव में हमें देखना है कि जब हम करंट पास करें किसी कंपाउंड से, तो कैथोड पे क्या लिबरेट होगा और एनोड पे क्या लिबरेट होगा बेटा। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। राइट, सो क्या है, लेट्स सपोज अगर हम NaCl को तोड़ रहे हैं बेटा, NaCl जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस क्लोरीन मिलेगा बेटा, Na प्लस क्लोरीन मिलेगा। तो हम कितना करंट पास कर रहे हैं, ठीक है ना, या एक्स अमाउंट ऑफ करंट पास करने से कितना सोडियम और कितना क्लोरीन हमें मिलेगा, दैट इज क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, पहली बात। दूसरा कि हमें जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे NaCl का, तो कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। लेट्स सपोज ये कैथोड पे मिल रहा है और ये एनोड पे मिल रहा है, तो क्वालिटेटिव में ये डिस्कस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट पे, सॉरी कौन सा प्रोडक्ट हमें एनोड पे मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट हमें कैथोड पे मिलेगा, राइट। तो हमें दो चीजें डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करें बेटा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। बेटा क्या डिस्कस करें, क्वांटिटेटिव। तो पहले लिख लेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, नीचे लिख लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, लिखेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ, लिखिए बेटा द स्प्लिटिंग ऑफ सब्सटेंस, द स्प्लिटिंग ऑफ सब्सटेंस, the splitting of substance by input of electrical energy, by input of electrical energy which is often used, which is often used, which is often used to decompose the compound, which is often used to decompose the compound into its element, into its element। क्लियर है बेटा। तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है, करंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, कंपाउंड को ब्रेक करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स एलिमेंट फॉर्म। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, लिखेंगे क्वालिटेटिव, लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे बेटा क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है राइट। मैं आपको ये अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है राइट, जो कि हमें आसानी होगी क्वेश्चन करने में बेटा, हाँ ठीक है ना राइट। और इसको इंटरप्रेट करने में भी हमें आसान होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली हमें जो जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में बेटा, यूजली जब अगर हम बुक्स देखेंगे, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर दो लॉज हमें पढ़ने होते हैं, एक फैराडे
फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। तो इसके अंदर हमें दो लॉ कवर करने बेटा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या करना है बच्चों, हम ये जो लॉज हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा कि ये लॉज होते क्या हैं, बट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस लॉ के हेल्प से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो क्लास 11th में हमने कुछ सीखा है मोल कॉन्सेप्ट से, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी वो सारा का सारा हम उसी से सॉल्व करेंगे विथ हेल्प ऑफ अ मोल कॉन्सेप्ट। ये हम बाद में जब हम क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, तब बाद में मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। अदरवाइज क्वेश्चन करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी विल नॉट टेक अ हेल्प ऑफ दीज लॉज बेटा। ठीक है, राइट। तो आइए करते हैं, फिर बाद में मैं ये लॉज लिखवाऊंगा। हमें इसके अंदर दो लॉज डिस्कस करने, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड। लेकिन हम इस लॉ के हेल्प से नहीं डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा बेटा। ठीक है, राइट। तो देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। मैंने बताया भी था बेटा, कितना होता है 96500 कूलम, या इसको बोला था हमने 1 फैराडे। क्या बोला था, 1 फैराडे। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम, या कितना 1 फैराड। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, लेट्स सपोज Na प्लस है बेटा, और उसको हमें Na में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट। तो अगर मैंने इसका 1 मोल लिया हुआ है, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा कितना चार्ज हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे जिससे कि ये रिड्यूस हो जाए सोडियम में, Na प्लस रिड्यूस हो जाए सोडियम में। 1 फैराडे। कितना करेंगे हम, 1 फैराडे। 1 फैराडे। क्योंकि एक मोल के लिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ बेटा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी एक आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये एक आपको क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। लेकिन हमेशा जब रिएक्शन होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मोल। तो अगर आप यहाँ पे इसका 1 मोल लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, कितने मोल्स ऑफ चार्ज चाहिए, या कितना फैराडे चार्ज चाहिए, 1 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए। कितना लिखेंगे हम, 1 फैराडे जब चार्ज चाहिए होगा तब सोडियम क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही अगर मैं आगे से पूछता हूँ कि Mg2 प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिल गया, Mg मिल गया। तो साथ साथ नोट भी करते चलेंगे बच्चों। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ बच्चों, तो बताइए यहाँ पे कितना फैराडे चार्ज चाहिए मुझे इसको रिड्यूस करने के लिए, कितना चाहिए बच्चों, आदित्य कितना चाहिए बेटा, सर एक 2 फैराडे। कितना 2 फैराडे। क्योंकि एक मोल के लिए कितने चाहिए, दो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 2 फैराडे। ठीक है, यही अगर मैं Al3 प्लस लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 है। सो दिस मीन्स अगर मैं इसके 1 मोल लेता हूँ, आपको हम 1 मोल लेते हैं जिसका Al3 प्लस का, ठीक है, तो कितने मोल ऑफ चार्ज चाहिए हमें इसको रिड्यूस करने के लिए, 3 फैराडे। कोई डाउट किसी को भी, कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बेटा, ठीक है, राइट, कि 1 जो फैराडे है बेटा, 1 फैराडे कितने ग्राम, अगर मैं अब ग्राम में लिखना चाहूंगा, तो 1 फैराडे कितने ग्राम Na को रिड्यूस करेगा बेटा, 1 मोल, और 1 मोल कितना हो गया, 23 ग्राम ऑफ क्या हो गया, सोडियम को रिड्यूस करेगा 1 फैराडे। क्लियर है। और यहाँ पे 2 फैराडे कितना बेटा, 1 मोल Mg को रिड्यूस करेगा, तो 1 मोल Mg का वेट कितना हो गया बच्चों, 24 ग्राम। क्या हो गया, 24 ग्राम। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ बेटा कि 3 फैराडेज जो चार्ज चाहिए वो 1 मोल Al के लिए 27 ग्राम। वो कितना हो गया, 27 ग्राम। और कोई डाउट बेटा, कोई डाउट यहाँ तक, ये बताना 27 क्यों हुआ। 1 मोल कितना होता है बेटा आदित्य, 1 मोल इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर हो गया बेटा। अच्छा, उसका एल्यूमिनियम का वो होता है +1 करके निकालते हैं क्या।
एल्युमिनियम का बेटा 27 होता है एटॉमिक मास। 13 इंटू 2+1 होता है। कितना? 13 इंटू 2+1। भाई एवरेज आइसोटोप का निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं एवरेज होता। लेते हैं, एवरेज वो एवरेज लेते हैं बेटा आदि से, ठीक है राइट। जो भी सारे आइसोटोप्स होते हैं उसका एवरेज मास होता है बेटा। तो यूजली जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो नियरेस्ट, जो सबसे, जो हम ये कहें कि जो नियरेस्ट इंटी वो होल नंबर होगा वो हम यूज करते हैं इसमें, राइट। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि कार्बन का होता है 12.011 होता है, बट हम क्या लेते हैं उसको 12 लेते हैं। बेसिकली वी आर टेकिंग मास नंबर बेटा, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो मास नंबर लेते हैं, एटॉमिक मास नहीं लेते, ठीक है राइट। बट वो एवरेज वैल्यू होती है। तो जो नियरेस्ट जो होल नंबर होता है, ठीक है ना राइट, जो भी आप लिखते हैं फ्रैक्शन का, उस वो ही हमारा हम क्या लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो एटॉमिक मास आदित्य कितना होता है बेटा? 27 होता है, जिसका एल्यूमिनियम का, ठीक है राइट। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट? सान्या क्लियर है आपको? जी सर। हाँ जी बेटा, यस सर। ठीक है राइट। अब देखिए बेटा, हाँ, तो अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ आपसे पूछता हूँ कि 1 फेराडे, अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो ये कितने ग्राम को रिड्यूस करेगा बेटा? 23 ग्राम सोडियम को रिड्यूस करेगा। यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 फेराडे कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को रिड्यूस करेगा बच्चों, तो क्या आंसर देंगे? 1 फेराडे 12 ग्राम। और 1 फेराडे कितने ग्राम ऑफ एल्युमिनियम को रिड्यूस करेगा बच्चों? 27/3। 27/3, 9 ग्राम। क्या आप कोरिलेट कर सकते हो मोल कॉन्सेप्ट से? ये है क्या बेटा, 23 ग्राम सोडियम का क्या होता है, 12 ग्राम सोडियम मैग्नीशियम का क्या होता है, और 9 ग्राम एल्युमिनियम क्या होता है? क्या आप रिलेट कर सकते हो इनको? याद है किसी को? ये सर हल्का वो टर्म नहीं याद आ रही मेरे को। ठीक है, जो ये 23 ग्राम है बेटा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या? ये सोडियम। क्या है ये? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। जो 12 ग्राम होता है बेटा, वो इक्विवेलेंट वेट होता है किसका? मैग्नीशियम का। और जो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा? 9 ग्राम ऑफ एयर। अगर सर आपको ये 8 ग्राम जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, और 108 ग्राम सिल्वर के साथ अब रिएक्ट उसकी करता है। जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखिए क्या करना है आपको। इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी या एन फैक्टर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? एन फैक्टर या वैलेंसी। अब सोडियम पहले ग्रुप का है बेटा, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। मैग्नीशियम बेटा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी होती है 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो पहला 23 अपॉन कितना है? 1 सोडियम के लिए। फिर मैग्नीशियम के लिए बच्चों आपने क्या लिखा? 24 बाय कितना बच्चों? 2। और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा 3, तो यहाँ पे 27 बाय क्या लिख दिया आपने? 3, तो 9 आ गया। तो 23 ग्राम क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट है सोडियम का। 12 ग्राम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम का। और 9 ग्राम में इक्विवेलेंट वेट किसका? एल्युमिनियम का। ठीक है राइट। तो अगर मैं ऐसे कहता हूं, देखिए हाँ, अब मैं रूल बनाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे अगर, ठीक है ना राइट, क्या है सबके, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट किसी भी आयन का, ठीक है ना राइट, रिड्यूस कराना है, ठीक है ना राइट, तो इसका मतलब मुझे कितना चार्ज फेरेडे, कितना चार्ज ऑफ फेरेडे चाहिए मुझे? हाउ मच फैराडे चार्ज इन फेरेडे चाहिए होगा? 1 फेरेडे, 1 फैराडे। है ना राइट। तो अगर हमें क्या करना है, ठीक है राइट, इक्विवेलेंट वेट जितना किसी भी है, किसी भी आयंस का, अगर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, इतना आपको इक्विवेलेंट वेट जो है उसको अगर आपको रिड्यूस कराना है, तो हमें कितना चाहिए होगा? 1 फेरेडे चार्ज चाहिए, ठीक है राइट। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट कहेंगे बेटा? ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए बेटा, सभी ने नोट किया ये? यस सर। ठीक है राइट, फिर मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ बेटा। ठीक है राइट, आपको याद है इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? एनीबॉडी नोज इट? व्हाट इज इक्विवेलेंट?
या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट होता है बेटा मोल्स, इक्विवेलेंट only. ठीक है। यहाँ मैं ऐसे कह दूं बेटा, हाँ बेसिकली होता है क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट। क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट। जैसे सर मोल्स का होता है वॉल्यूम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसी जो इक्विवेलेंट होता है या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट बोले या ग्राम इक्विवेलेंट बोले या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोले बेटा, सब एक ही चीज है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इक्विवेलेंट बोलता हूँ या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलता हूँ या ग्राम इक्विवेलेंट बोलता हूँ, ऑल आर सेम थिंग। द फॉर्मूला इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर मैं वेट यहाँ पे बेटा 23 ग्राम रखता हूँ सोडियम का, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है सोडियम का बच्चों? इक्विवेलेंट वेट कितना है 1 आ सोडियम गया, का? 23। तो 1 आ गया। तो ये 23, तो इक्विवेलेंट कितने आ गए? 1। क्लियर है बेटा? राइट, करेक्ट है बेटा? यस या नो बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक है, राइट। इक्विवेलेंट होता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बेटा, ठीक है, राइट। तो अब मैं अगर इसी की बात करता हूँ, मैग्नीशियम की बात करता हूँ, ठीक है, राइट। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा? 12 ग्राम। तो अगर मैं 12 ग्राम लेता हूँ तो डिवाइड करूँ 12 से, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? एक इक्विवेलेंट आएगा इसका भी, यस सर। ठीक है। और एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा? 9। तो इसको अगर मैं वेट 9 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट है बेटा कि अगर मुझे, ठीक है ना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस को डिपॉजिट करना है, ठीक है ना, राइट, या लिबरेट करवाना है, ठीक है ना, राइट। डिपॉजिट का मतलब क्या? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जब कोई एटम कन्वर्ट होगा इसमें तो ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा, प्रेसिपिटेट बनाए या डिपॉजिट होगा, ठीक है, राइट। और एनो, ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या करता है? लिबरेट होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, 1 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस को क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है, ठीक है ना, तो मुझे कितना फेरेडे चार्ज चाहिए बच्चों? आंसर इज 1 फेरेडे चार्ज। सो 1 फेरेडे चार्ज इज इक्विवेलेंट टू, या क्या कहेंगे, 1 फेरेडे चार्ज इज रिलेटेड टू 1 इक्विवेलेंट। अगर किसी भी सब्सटेंस को मुझे 1 इक्विवेलेंट क्या करना है? डिपॉजिट सर कराना है। हाँ जी बेटा बोलिए। फिर तभी अब जैसे आपने बोला कि 1 फैराडे चार्ज से रिलेट करके चलते हैं इसको, तो तभी वहीं से स्टेटमेंट आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो रिएक्ट करते हैं उतने ही फॉर्म होते हैं। जी 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 जी, ओके सर। ठीक है भाई। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। ये जो मैंने समझाया बेटा क्लियर है कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास 1 मोल था बेटा सोडियम, तो 1 फेरेडे है। इसके 1 मोल के लिए 2 फेरेडे चाहिए, इसके 1 मोल के लिए 3 फेरेडे चार्ज। तो अगर मैं रिलेट करता हूँ 1 मोल बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, सॉरी एटॉमिक वेट के बराबर होगा। तो 23 ग्राम के लिए 1 फेरेड, 24 ग्राम के लिए 2 फेरेडे, 37 ग्राम के लिए 27 फेरेड, सॉरी 27 ग्राम के लिए 3 फेरेड। इसका मतलब 1 फेरेडे कितना वेट चाहिए होगा? 1 फेरेडे 23 ग्राम, 1 फेरेडे कितना? 12 ग्राम, 1 फेरेडे कितना बेटा? 9 ग्राम। और ये जो 9 ग्राम और जो 23, 12 और जो 9 होता है, ये क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट होता है किसका? आयंस का। और इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी आप लिखना चाहें। अगर एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बेटा। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी लिख सकते हो या और कुछ भी लिख सकते हो, बाद में देखेंगे, ठीक है। बेसिकली एन फैक्टर होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है, पर मोल। एक मॉलिक्यूल या एक मोल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कर रहा है बेटा, उसको बोलते हैं एन फैक्टर। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो बेसिकली क्या होता है, ये एन फैक्टर जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एनी आयन या मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, राइट। फिर हमने क्या देखा है यहाँ पे लास्ट में? हमने देखा कि अगर मैं इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूँ, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 23 ग्राम सोडियम का लेता हूँ, तो 23 इक्विवेलेंट वेट भी होता है, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1। अगर मैं 12 ग्राम लेता हूँ तो यहाँ 12 इक्विवेलेंट वेट होता है मैग्नीशियम का 12, और 9 ग्राम लेते हैं
तो 9/9 कितना होता है 1 एल्यूमिनियम। सो कहने का ये मतलब बेटा 1 फैराडे जो चार्ज है इट इज रिलेटेड टू 1 इक्विवेलेंट। तो याद रखना बेटा 1 फैराडे चार्ज इज इक्विवेलेंट इज रिलेटेड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट requires इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज बेटा, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज requires to deposit, requires बोलना लिखिए बेटा द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज requires to deposit और liberate, डिपॉजिट और लिबरेट बेटा, डिपॉजिट का मतलब रिडक्शन, लिबरेट का मतलब ऑक्सीडेशन बेटा, वो हम जब देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में वहां पे डिस्कस करेंगे। डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट weight of any substance, 1 gram equivalent weight of any substance ठीक है is equal to 1 फैराडे चार्ज बेटा, is equal to 1 फैराडे चार्ज। मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट आपको चाहिए या चार्ज चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, राइट। वेट को आपको डिपॉजिट करना है या लिबरेट करना है, उसके लिए हमें कितना चार्ज चाहिए बेटा 1 फैराडे ऑफ चार्ज, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का बेटा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा 1 जो फैराडे है बेटा रिलेटेड टू 1 इक्विवेलेंट के बराबर है या 1 इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, इसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों, राइट, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसको, ठीक है राइट, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए 23 बाय क्या लिख रहा हूँ बेटा 1, एक लिख रहा हूँ 24/2 और लिख रहे हैं 27/3 बेटा, तीन ही चीज हमने ली थी, ठीक है राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा ये जो 1 जो कॉमा 2 और जो 3 होते हैं बेटा, ठीक है ना राइट, ये किसके लिए था, सोडियम के लिए, ये मैग्नीशियम के लिए और ये एल्यूमिनियम का। तो जो 1,2,3 थे बेटा, ये क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड था बेटा, ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय क्या बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बेटा। और इसी को अभी मैंने बोला था बेटा, ये जो 1,2,3 है, अब से हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, एन फैक्टर, क्या बोलेंगे, एन फैक्टर, क्या बोलेंगे बेटा, एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, राइट, क्लियर है। सो अगर हम यहाँ से रिलेशन देखें बेटा, ठीक है ना, 23 जो ग्राम है वो किसके बराबर है बेटा, 1 मोल के बराबर है, इसके सोडियम के। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 23 ग्राम इसके 1 इक्विवेलेंट के बराबर भी बेटा सोडियम के, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है बेटा, ठीक है राइट, क्लियर है। अभी हमने देखा था, यही अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि 24 ग्राम बेटा किसके 1 मोल किसके बराबर है बेटा, मैग्नीशियम के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर यही पे 1 इक्विवेलेंट लिखता है बेटा, तो 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम के बराबर। सो दिस मींस रिलेशन क्या हुआ बेटा, अगर मैं यही एल्युमिनियम का लिखूंगा तो 1 मोल कितना होगा उसका 24 ग्राम के बराबर, और 1 इक्विवेलेंट होगा 9 ग्राम के बराबर। सो दिस मीन जो रिलेशन आएगा बच्चों मोल और इक्विवेलेंट में, हम पहले डिस्कस, पहले हमने क्लास 9 11 में पढ़ा हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल्स इनटू क्या है बेटा, एन फैक्टर, क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। अगर आपको किसी के मोल्स पता है और एन फैक्टर पता है तो दिस मींस यू नोज इट्स इक्विवेलेंट बेटा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें, अगर मैं पूछता एल्युमिनियम का, राइट, क्लियर है, एल्युमिनियम के कितने मोल्स गिवन है, 1/3 मोल्स गिवन है, क्या कह रहे हो,
मैं कहा वैसे तो 3 गिवन है ना इधर एल्यूमिनियम के। क्या दोबारा बोलिए बेटा आदित्य, क्या कह रहे हो? इधर तो एल्यूमिनियम की 3 मोल्स गिवन है ना वैसे। मोल्स नहीं गिवन है बेटा, आपने कितना गिवन, आपके पास कितना है 27, हमने कितना लिया था 27 ग्राम लिया था बेटा, ठीक है। यस सर। तो 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 27 ग्राम 1 मोल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस सर। क्योंकि मोल क्या होता है बेटा, मोल कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मोल इज इक्वल टू क्या है बेटा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लिखता हूँ बेटा, तो कितना वेट होगा 1 मोल? इधर आएगा एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा। और एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा एल्युमिनियम का? 27 ग्राम, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। कोई डाउट बेटा तो बताइए। क्लियर है बच्चों सभी को? राइट। जैसे अगर देखिए यहाँ मैं रिलेट कर देता हूँ बेटा, मैं भी शायद कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ इधर लिख रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट बेटा, और इधर लिख रहा हूँ मोल्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट का मोल्स फॉर्मूला पढ़ के आए हो। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखना है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। राइट। अब हमें पता है जो इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बेटा। एन फैक्टर ऊपर चला गया बेटा, ठीक है। राइट। अब बताइए ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है आदित्य? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा? मोल्स। और सर आ गया समझ, ये उसमें कर रखा है उस चैप्टर में, कौन से में, रिडॉक्स में शायद। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया बेटा। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बेटा, दोबारा बोलिए। कह रहा हूँ ये शायद रिडॉक्स चैप्टर में करा हुआ है। हाँ जी, वही कह रहा हूँ बेटा, बस उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। राइट। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम इसमें, ठीक है। राइट। मैं कहने का ये मतलब बेटा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बताइए कहना चाह रहा हूँ बेटा कि वन इक्विवेलेंट जो है बेटा, वो ऑलवेज रिलेटेड विद 1 फैराडे ऑफ चार्ज। किससे रिलेटेड है? 1 फैराडे ऑफ चार्ज से रिलेटेड। कहने का ये मतलब है, अगर मुझे 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट कराना है तो मुझे 1 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। अगर मुझे 12 ग्राम इसका मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है तो भी मुझे 1 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। और मुझे अगर 9 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करना है तो भी मुझे 1 फैराडे चार्ज। अब जो 23 ग्राम है बेटा, वो इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना, राइट। या अगर वो इक्विवेलेंट वेट है किसका, सोडियम का, 12 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है किसका, मैग्नीशियम का, और 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, एल्युमिनियम का, ठीक है। तो अगर मैं वो इक्विवेलेंट वेट जितना, अगर मैं किसी कभी अगर मैंने इक्विवेलेंट अभी देखा था, तो अगर मैं उसका 23 वेट लेता हूँ, ग्राम लेता हूँ, और इक्विवेलेंट वेट भी इसका कितना 23, इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 इक्विवेलेंट। सो 1 इक्विवेलेंट इज ऑलवेज रिलेटेड विद 1 फैराडे ऑफ चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। राइट। सो दिस मींस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या लिख दिया बेटा मैंने, इक्विवेलेंट को लिख रहा हूं मैं मोल्स इनटू एन फैक्टर बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। कोई डाउट बेटा यहाँ पे, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। राइट। तो दिस मींस क्या है, हमें पता है कि 1 फैराडे कितना होता है बेटा, 96500 कूलम के बराबर होता है। सो दिस मींस 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एन मोल्स इनटू एन फैक्टर। उसके लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए बेटा मुझे, 1 फैराडे चार्ज चाहिए। यही अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है ना, मतलब इसके लिए कितना चाहिए होगा, 1 फैराडे चार्ज चाहिए होगा रिड्यूस कराने के लिए। और अगर मैं इसी को कूलम में लिखना चाहूंगा तो 1 फैराडे की जगह कितना लिखूंगा बेटा, 96500। 1 फैराडे किसके लिए, इतने की जरूरत है बेटा। तो अगर मैं कूलम में लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, N इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 कूलम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताइए, है कि नहीं बच्चों? 1 फैराडे के लिए मुझे 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट टू 1 किसके, 1 फैराडे किसके रिलेटेड है, 1 इक्विवेलेंट के रिलेटेड है। सो दिस मींस क्या होगा,
अगर मैं इसको कूलम में लिखना चाहूंगा 1 फेरेडे को, तो किस में लिखूंगा? 96500 कूलम में लिखूंगा। सो दिस मीन्स क्या होगा, क्योंकि जो चार्ज होगा बेटा वो ऑलवेज जो ऑलवेज गिवन होगा बेटा वो कूलम के टर्म्स में गिवन होगा, कभी फेरेडे के टर्म्स में गिवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं 96500 कूलम बेटा, ये बहुत ज्यादा चार्ज है, लगभग कितना 1 लाख के बराबर चार्ज है। ठीक है, तो इतना चार्ज हमें नहीं मिलने वाला, चार्ज हमें मिलेगा, ठीक है ना, कूलम में, और वो भी बहुत कम मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फेरेडे वी आर राइटिंग इनटू कूलम। तो हमने क्या करा, फेरेडे को कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा? कूलम में। क्लियर है बच्चों? यस ऐसे तो सर। 1 फेरेडे इज रिलेटेड विथ 1 इक्विवेलेंट, और 1 फेरेडे इज इक्वल टू कितना है? 96500 है। सो दिस मींस E इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू कितना? 96500। सर थोड़ा अनरिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ से ऐसे ये भी तो देख सकते हैं कि सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व ही रह रहा है। चार्ज कंजर्व है मतलब समझा नहीं बेटा, जो क्या दोबारा कुछ बता इसके बारे में और कुछ बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहते हैं ना, सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो इसमें भी जैसे 1 इक्विवेलेंट यानी कि 1 फैराडे के साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो जितने इक्विवेलेंट फॉर्म होते हैं उतने ही रिएक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट है हाँ, हमारे पास। ऐसे जब आप कैथोड और एनोड पे दोनों पे करोगे ना बेटा, तो वो बैलेंस ही होगा चार्ज। मतलब क्या होगा? चार्ज बैलेंस ही होगा, वह कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितने फेरेडेज चार्ज चाहिए या जितना कूलम चार्ज चाहिए आपको क्या एनोड पे, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करने के लिए, उतना ही चार्ज आपको क्या कैथोड पे मिलेगा रिड्यूस करने के लिए। तो नेट चार्ज बैलेंस ही रहेगा बेटा। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे जो स्टेटमेंट बोली थी कि नेट चार्ज, ये भी तो एक तरीके से फिर सर हमारा सिस्टम ही है ना। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी तो एप्लीकेबल हो रही है, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं जब अगर अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग करके देख रहे हैं। तो अलग अलग करके हम ऐसे हम यूजुअली बोल नहीं पाएंगे चार्ज कंजर्व, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे होगे चार्ज। लेकिन क्या होगा, एक तरफ से सप्लाई करोगे दूसरी तरफ से रिलीज होगा, तो वो क्या करेगा, सर्किट में ही रहेगा पूरा, तो चार्ज कंजर्व ही रहने वाला। यस सर। ठीक है राइट। सो देखिए अभी हम इसको चार्ज से रिलेट कर रहे हैं, दिस मींस क्या है बेटा, ठीक है राइट, हमें इक्विवेलेंट क्या मिल गया बेटा? n इनटू n फैक्टर इनटू 96500, इतना कूलम चार्ज हमें मिल गया। अब हमने इसको चार्ज से रिलेट कर दिया, और हमें पता है बच्चों करंट जो होता है वो क्या होता है? Q बाई क्या होता है बच्चों? T। क्या होता है? Q बाई T चार्ज। और ये चार्ज किस में लेते हो बेटा? कूलम में। और ये टाइम किस में लेते हो बच्चों आप? सेकेंड में। सो दिस मींस Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू टी हो गया बेटा, ये किस में? सेकेंड में। और I किस में लेते हो आप? एम्पियर में। सो दिस मींस Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Q जो चार्ज कूलम में बेटा, वो I किस में? एम्पियर में, इनटू टी किस में बेटा? सेकंड में होता है। सो दिस मींस इसको हमने क्या पुट कर देंगे, ये कूलम के बराबर आ गया था, इसको क्या लिख दिया हमने? आई इंटू क्या लिख दिया बेटा? टी। क्या लिख दिया? आई इंटू टी लिख दिया बच्चों। ठीक है राइट। मतलब इतना कूलम चार्ज, इसके कूलम के चार्ज, क्योंकि दोनों कूलम कूलम है, हमने बराबर कर दिया। सो दिस मींस अगर मैं सिर्फ मोल्स लिखता हूँ इंटू एन फैक्टर लिखता हूँ, तो अब इसको लिखता हूँ आई इंटू टी अपॉन 96500, ऐसे भी लिख सकते हो, बट हम ज्यादातर ऐसे ही यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। सो क्या है? मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 इज इक्वल टू आई इंटू क्या हो गया बेटा? टी। कहने का मतलब क्या है, जो वेट डिपॉजिट हो रहा था बेटा उसको हमने चार्ज के टर्म्स में लिखा, और फिर जो हम बाहर से चार्ज सप्लाई कर रहे थे उसके इक्वल पुट कर दी। मतलब कितना चार्ज हमें चाहिए इसको डिपॉजिट करने के लिए, उसको हमने किसके बराबर रख दिया बेटा? आई टी के बराबर। आई इज एम्पियर बेटा, टी इज क्या बेटा? करंट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। सान्या क्लियर है बेटा आपको भी? हाँ जी सर। स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा? चलिए हाँ राइट बेटा। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ, देखिए यहाँ 1 मोल सोडियम, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। 1 मोल सोडियम है बेटा, 1 मोल सोडियम कितने ग्राम के बराबर बेटा? 23 ग्राम ऑफ किसके? सोडियम के बराबर। 23 ग्राम ऑफ सोडियम है।
और 23 ग्राम सोडियम किसके बराबर बेटा, 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है। और 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर बेटा, 1 फैराडे के बराबर होता है, या रिलेट करेंगे किससे, 1 फैराडे से, ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल mg लिखता हूँ, तो 1 मोल mg कितना है बेटा, 24 ग्राम ऑफ क्या, मैग्नीशियम हो गया। और 24 ग्राम मैग्नीशियम जो हो गया बेटा, वो 2 इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। और 2 इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, 2 फैराडे के इक्विवेलेंट, ठीक है। यही अगर मैं ऐसे लिखता है यहाँ पे, ठीक है, राइट, कि अगर हम यहाँ पे 1 मोल एल्युमिनियम लेते हैं बेटा, Al लेते, तो इसका कितना होता, 27 ग्राम होता ऑफ Al, ये कितना होता, 3 इक्विवेलेंट होता, और 3 इक्विवेलेंट का मतलब कितना, 3 फैराडे। यही आप उल्टा कर सकते हैं बेटा, 1 फैराडे से कितना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया बेटा, 9 ग्राम के बराबर हो गया। और 9 ग्राम कितना हो गया बेटा, 1/3 मोल के बराबर हो गया, ऑफ Al के बराबर। सो व्हाट आई मीन टू से बेटा, कि मैंने क्या करा, रिलेट किया हुआ हमेशा किससे, 1 फैराडे को किससे रिलेट कर दिया बेटा, चार्ज से रिलेट कर दिया, इक्विवेलेंट वेट से रिलेट कर दिया, सॉरी 1 फैराडे, ठीक है। तो और 1 फैराडे ये था कितना, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये कितना था, 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, I इंटू टी, ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, जैसे गैस है बेटा कोई, ये क्या था, सॉलिड थे, ठीक है, राइट। अगर हम गैस की बात करते हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन की बात करता हूं बेटा, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है बेटा, हाफ मोल के बराबर हो गया, क्योंकि अब मॉलिक्यूल है बेटा, तो मॉलिक्यूलर वेट होगा हाफ मोल के बराबर, ठीक है, राइट। और हाफ मोल से कितनी गैस लिबरेट होती है बच्चों, एसटीपी पे, बेटा कौन बताएगा, हाफ मोल से कितनी गैस लिबरेट होती है एसटीपी पे, 1 मोल गैस किससे लिबरेट करती है बेटा, नहीं, 1 मोल ऑफ गैस बेटा, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी बेटा कितना होता है, 22.4 लीटर, कितना होता है, 22.4 लीटर। हाफ मोल 11.2 किसके बराबर होगा बेटा, 11.2 लीटर ऑफ क्या रहेगा, H2। क्लियर है, राइट। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं बेटा, इसका कितना इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट लिखूं मैं, 1 लिखूं कि 2 लिखूं कि हाफ इक्विवेलेंट लिखूं बेटा, क्या लिखूंगा, कितने हाफ। इक्विवेलेंट, हाफ, ओके। नहीं सर 1 नहीं आएगा, 1 आएगा 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, सर, एक हाइड्रोजन के लिए डिफाइन करेंगे ना। नहीं बेटा, हाँ ठीक है, आप लोग भूल गए बेटा, हाँ देखिए क्या है, अगर मैं मोल्स निकालता हूँ, तो मोल्स क्या होता है बेटा, वेट और मोल्स इनटू एन, सॉरी इक्विवेलेंट निकालता हूँ, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स कितने की बनते हैं, हाफ। और हाइड्रोजन का एन फैक्टर कितना होगा, H2 का एन फैक्टर कितना होगा बच्चों बताइए, H2 का एन फैक्टर बेटा 2 होगा, क्योंकि जब ये टूटेगा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, ठीक है। ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन है बेटा, हाँ, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा कितना करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो लॉस होंगे या गेन होंगे बेटा, तो वो कितने होते हैं, 2। तो H2 का एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 2, ठीक है। तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इक्विवेलेंट कितना है बेटा इसका, 1 इक्विवेलेंट आया, और 1 इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 फैराडे के बराबर। सर मैंने भी तो यही बोला था कि हाफ H2 के लिए हाफ लग जाएगा आके। हाफ नहीं होगा ना बेटा, इक्विवेलेंट तो 1 ही आएगा ना देवांश बेटा। नहीं सर, हाफ इनटू में फिर 2 हुआ ना, हाँ, हाफ जिसकी इंटू 2 होगा, 2/2 मोल है, तभी तो मैंने हाँ वही बिल्कुल बोला था हाफ इंटू बिल्कुल 2। बिल्कुल। तो अगर मैं आंसर तो यहाँ पे, बोला था आपको। चलिए ठीक है, 35.5 ग्राम क्लोरीन लेता हूँ बेटा, तो कितना मोल्स होगा इसका, 35.5 1 ग्राम लेते हैं तो कितना मोल्स होगा, 1 की हाफ, हाफ मोल है। हाफ मोल्स होगा ना बच्चे, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बेटा, तो मॉलिक्यूलर वेट 31 हुआ, सॉरी 71 है क्लोरीन का, और यहाँ कितना है बेटा 35.5, तो ये कितना आ गया बेटा, हाफ मोल्स आ गया। और हाफ मोल्स का वॉल्यूम फिर से कितना हो बेटा, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 बेटा, कितने इक्विवेलेंट के बराबर आएगा बच्चों, 1 1 इक्विवेलेंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर भी 1 2 ही है बेटा, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है, राइट।
जो क्लोरीन है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 आएगा एन फैक्टर। तो ये भी कितना हो गया 1 फैराड। तो क्लोरीन का एन फैक्टर बेटा, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सब हमें मिलेंगे अभी आगे जाके। क्लोरीन का एन फैक्टर याद रखेंगे बेटा 2, एन फैक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ। अच्छा मुझे बताएं ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होगा बेटा, O2 गैस का कितना एन फैक्टर होगा? सर 4। 4 हुआ। कितना होगा 4, क्यों 4 होगा? क्योंकि एक ऑक्सीजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 कितना करेगा 4 करेगा। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ अगर मैं इसका 8 ग्राम लेता हूँ बेटा ऑक्सीजन का, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल्स के बराबर हुआ बेटा? 1/4 सर हाँ 1/4। 1/4 के बराबर हो गया। और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 5.6 लीटर। और इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, बताइए इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 इक्विवेलेंट 1/2। नहीं 1 1 ही होगा। हुआ ना बेटा। मोल्स कितने हैं 1/4 और एन फैक्टर भी कितना है 4। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 1, और 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 फैराड। तो याद रखेंगे बेटा ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होता है, ठीक है राइट। हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, ठीक है राइट। और अगर कभी CO2 आ जाए बेटा, CO2 भी कभी कभार मिलेगी, तो उसका एन फैक्टर भी 4 होता है। तो आप लिख लेंगे CO2 का एन फैक्टर भी कितना होता है 4 होता है, ठीक है राइट। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा इससे, ठीक है राइट। जो भी हमने सीखा है वो है उसको फॉर्मूले के बेस में मैं रिलेट कर रहा हूँ, और एक ही जगह बेटा सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू इन मोल कॉन्सेप्ट आल्सो बेटा, और वहां भी हेल्प करेगा, क्या कहते हैं आपको इस चैप्टर में भी हेल्प करेगा। हाँ जी बेटा क्या कह रहे थे? ये आपने क्या कहा था, CO2 का एन फैक्टर 1 होता है? 4 बेटा, CO2 का एन फैक्टर 4। ठीक है बेटा राइट, याद रखना इस बात को, जरूरत पड़ेगी हमें। तो कहने का ये मतलब बेटा अगर किसी के भी मैं राइट, अगर मुझे ये निकालना है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करने हैं बस। मोल्स कैलकुलेट हो गए, सो दिस मींस एन फैक्टर आ गया। एन फैक्टर अगर मुझे पता है उसका, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट हो गया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे 96500 से, और इक्वल टू पुट कर देंगे किससे बेटा IT से। तो मैं ये यूजली जब मोल कॉन्सेप्ट कराता हूँ बेटा, तो ये डायग्राम कराता हूँ, तो ये प्लीज आप लिख लेंगे, दैट विल हेल्प यू मोल कॉन्सेप्ट आल्सो बेटा, ठीक है राइट। तो अगर हमारे पास क्या है बेटा मोल्स है, सेंटर पे क्या है मोल्स है, तो मोल्स एक सेंटर पॉइंट है राइट। और अगर हमें क्या गिवन है बेटा, वेट गिवन है किसी भी सब्सटेंस का, और मुझे मोल्स निकालने बेटा, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास से या एटॉमिक वेट से, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से कर देंगे। ये मोल, अगर हमारे पास वेट गिवन है बेटा किसी भी सब्सटेंस का, तो डिवाइड बाय कर देंगे क्या एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा मोल्स। और यही मोल से बेटा वेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा वापस कर दूंगा, जिस चीज से डिवाइड किया था अब उससे क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एटम और एटम, तो बच्चों मुझे मोल चाहिए, तो हम क्या करते थे इससे डिवाइड कर देते थे किससे बेटा एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा मोल्स, ठीक है राइट। और अगर मुझे मोल से नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल चाहिए, तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे इससे एवोगैड्रोस नंबर से, दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। अगर हमारे पास क्या है वॉल्यूम पता है बेटा किसी गैस का, ये सिर्फ गैस के लिए बेटा, दिस इज ओनली फॉर गैस। अगर वॉल्यूम पता है हमें किसी गैस का बेटा लीटर में, तो हम डिवाइड कर देते हैं किससे बेटा 22.4 से, तो हमें क्या मिलता है बेटा मोल्स मिल जाता है। यही अगर आपको क्या है मोल से वॉल्यूम चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा 22.4 से, ठीक है राइट। यही अगर हमारे पास क्या बेटा मोलैरिटी है, एम कैपिटल है मतलब बेटा मोलैरिटी, अगर हमें मोलैरिटी है और मोलैरिटी से मोल चाहिए बेटा, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें लीटर में होना चाहिए, ठीक है राइट। और मोल से अगर हमें मोलैरिटी चाहिए बेटा, तो हम डिवाइड कर देते हैं किससे वॉल्यूम से, क्योंकि हमें पता है जो मोलैरिटी होता है बेटा वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स,
अपॉन वॉल्यूम किसमें बेटा, लीटर। ठीक है राइट। तो क्लियर है बच्चों। तो हमें क्या मिल गया, ये सब क्या मिल गया, मोल्स मिल गए बेटा। हमने इतने तरीके से क्या निकाले, मोल्स निकाले। किस किस तरीके से मोल्स निकाल सकते हैं, वेट गिवन है तो मोल्स आएगा, वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स आ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स आ सकता है, या मोलारिटी गिवन है तो मोल्स आ सकता है। अब मोल्स आ गया बेटा, तो मोल से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे किससे बेटा, एन फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, एन फैक्टर से। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या होगा, हमें इक्विवेलेंट आ गया। और अगर डिवाइड कर देंगे तो वापस आ जाएगा। तो क्या किया बेटा, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना किससे, एन फैक्टर से, तो इक्विवेलेंट आ गया बेटा। और इक्विवेलेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किससे बेटा, 96500 से। किससे, 96500 से। तो ये आ जाएगा किसके बेटा, चार्ज के बराबर, क्यू। और ये जो चार्ज है बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू टी के बराबर। चार्ज है ये आई इंटू टी के बराबर। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, दिख नहीं रहा होगा आपको। 96500 क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी के बराबर। ठीक है राइट। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्लियर नहीं है लास्ट का क्या है, इनटू में वाला- हमें ये इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, हाँ इसको ऊपर दिखा रहा हूँ उधर। इक्विवेलेंट को बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 96500 से। तो ये चार्ज के बराबर आ गया बेटा, यही लिखा था हमने। और चार्ज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई इंटू क्या बेटा, टी। ठीक है सर, डन हो गया। ठीक है। सो कहने का ये मतलब बेटा, ये बहुत आसान है। हाँ अब अभी बहुत आसान हो गया है। आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ मोल्स निकालने हैं। मोल से आपको एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है किससे, 96500 इज इक्वल टू आई इंटू टी पुट कर देना है। ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला इसी में, हमें अगर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी की बने बेटा, तो जो नॉर्मेलिटी होता है बेटा, वो इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, अगर हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी की बने बेटा, तो हमें क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना किससे बेटा, वॉल्यूम से। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देना इससे। ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, हाँ ठीक है ना राइट। ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी हेल्प करेगा, और यहाँ तो बहुत ज्यादा हेल्प करने ही वाला है। ठीक है। ठीक है बच्चों, बना लिया बेटा सभी ने। यस सर। खुशी क्लियर है बेटा, खुशी क्लियर है आपको। यस सर। अब देखिए बेटा, हाँ अब अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो अब सिर्फ फॉर्मूला बनाने की बात है, बाकी हमें सब कुछ आता है। अब देखिए, पहला फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, जब वेट गिवन है बेटा। तो जब वेट गिवन है तो हमें क्या करना है बेटा, क्या चाहिए हमें, मोल चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करें किससे बेटा, यहाँ पहुंच गए, मल्टीप्लाई करें किससे बेटा, एन फैक्टर से, यहाँ पहुंच गए। ठीक है ना। और फिर यहाँ से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 96500 इज इक्वल टू किसके पुट कर देना बेटा, आई इंटू टी के बराबर। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया जब वेट गिवन है बेटा। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बेटा दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, एटम है तो एटॉमिक वेट आएगा। सेकंड फॉर्मूला बनाना चाहे बेटा, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना सकते हैं। तो अगर हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय किससे कर दे बेटा, एवोगैड्रोस नंबर से। तो जब डिवाइड कर दिया तो मोल से पहुंच गए। अब इधर चलेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एन फैक्टर से, यहाँ पहुंचे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा, 96500 से, इक्वल टू किसके आ गया बेटा, आई इंटू टी के बराबर आ गया। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटा। तीसरा लिखना चाहे बेटा, तो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं। वॉल्यूम अगर आपको लीटर में गिवन है, तो डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, 22.4 से, तो मोल्स आ गया। मल्टीप्लाई कर दे किससे बेटा, एन फैक्टर से, मल्टीप्लाई कर दे किससे, 96500 से,
इज इक्वल टू आई इंटू टी आ गया। ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। फोर्थ लिखना चाहते हैं तो मोलैरिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। मोलैरिटी आ गया आपको, मोलैरिटी इंटू आपने वॉल्यूम कर दिया बेटा, इंटू आपने एन फैक्टर कर दिया, इंटू 96500 कर दिया, इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ लिखना चाहते हैं नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बेटा, एन फैक्टर आएगा नहीं, सीधे आएगा 96500 इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। सर वो आपने ऊपर मोलारिटी लिखा है ना? ये वाला बेटा, यस सर। हाँ जी बेटा, ये मोलैरिटी है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। हाँ, सिर्फ फैराडे लॉज यही है सारा का सारा, जो भी सारे के सारे क्वेश्चन बेटा। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे बेटा। ठीक है राइट, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? सर ये जो फोर्थ है ये मोलैरिटी वाला है ना? ये वाला बेटा, ये वाला फोर्थ, हाँ ये मोलैरिटी वाला है बेटा। तो मोलैरिटी के साथ भी मल्टीप्लाई वॉल्यूम है और नॉर्मेलिटी के साथ भी। नॉर्मेलिटी के वॉल्यूम तो आएगा ही बेटा, क्योंकि क्या होता है अगर आपको याद है, जो नॉर्मेलिटी होता है बेटा वो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है बेटा। जो नॉर्मेलिटी होता है वो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है बेटा। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, इसके जगह इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, एन लिख दिया। वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा बेटा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। हो गया चलिए सर। यार, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है, उससे ज्यादा हमें क्लियरिटी आएगी। लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca, कैल्शियम बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca deposited from the solution of, number of atoms of Ca deposited from the solution of CaCl2, calcium chloride, CaCl2, रुको सर एक सेकंड, अब दोबारा बोलना प्लीज। the number of atoms of Ca deposited from the solution of CaCl2 by a current of 965 मिली एम्पियर बेटा। याद रखना, जो आप आईटी लिख रहे हो बेटा, मैंने पहले ही बताया था आई एम्पियर में होगा बेटा, ये मिली एम्पियर में गिवन है, तो आपको पता है मिली को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, मिली 10 टू द पावर -3 होता है बेटा। तो कितना है, और टाइम सेकंड में रहेगा बेटा हमेशा। तो बाय पासिंग अ करंट ऑफ 965 मिली एम्पियर फॉर 100 सेकेंड्स बेटा, फॉर 100 सेकेंड्स, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट कर रहे हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं बाय पासिंग ऑफ 965 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर 100 सेकेंड। तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट 5 में से कौन सा लगा सकते हैं फॉर्मूला, कौन सा लगाएंगे आप? सेकंड वाला। सेकंड कौन सा वाला। वाला? सेकंड। सेकंड वाला लगाएंगे, बस हो गया बेटा। तो अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स बेटा। तो बताएंगे क्या आंसर आएगा बेटा, देखते हैं सॉल्व करके। कैलकुलेशन इजी है बेटा,
देखिए मेन खेल है बेटा एन फैक्टर का, यहाँ पे किसका खेल है, एन फैक्टर का। तो कैल्शियम क्या होता है बेटा, कैल्शियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है into 10 raised to power 24 नहीं सॉरी बता दिया। तो आएगा 6.02 into 10 to the power कितना आएगा, 20 आएगा, यही आएगा। क्या यही आ रहा है दिमाग, आगे Yes, भी यही आ रहा है क्या बेटा? सर ये नहीं है ओके सर 6 into 10 raised to power 23 divided by 20 आया। डिवाइडेड बाय 20, चलिए करके देखते हैं। तो क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो n अपॉन कितना बेटा, n है 6.02 into 10 to the power बेटा 20 into n फैक्टर बेटा कितना होता है इसका 2, ठीक है राइट, into कितना बेटा 96500 is equal to 965 into 10 to the power कितना बेटा -3, ठीक है राइट, into कितना बेटा 100, तो ये तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये 965 कैलकुलेशन गलत हो थोड़ी, मैंने मिली एम्पियर लेना भूल गया। क्या कर दिया था बेटा, मिली एम्पियर लेना भूल गया था। सर मैं वही नहीं नहीं सर लिया मैंने, तो फिर भी अपॉन 20 आ रहा है। फिर तेरा तो नहीं ये अपॉन 20 तो 3.01 आएगा, आएगा। अपॉन 20 आएगा। तो n कितना हो गया, n से आपने डिवाइड कर दिया 3.01 आ गया, n की वैल्यू कितना है 3.01 into 10 to the power 23 into 10 to the power -3, तो 3.01 into 10 to the power कितना है, सर वही है ना, आपने डिवाइड कर दिया सीधा वहीं पे, मैं हम वहां ले गए थे। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है, सान्या क्लियर है बेटा कैसे किया हमने, यस सर। स्वास्तिक क्लियर है बेटा, यस सर। खुशी आपको बेटा, यस सर। ठीक है राइट, चलिए एक और करके बताइए, ठीक है देखिए क्वेश्चन लिखिए बेटा नेक्स्ट, जो M2 plus 2 electron, M2 plus 2 electron gives M बेटा, M कोई मेटल है बेटा, हाँ M एज एनी मेटल बेटा, ठीक है, क्वेश्चन है, प्लीज कोई हिंट मत देना। हाँ ठीक है, 0.275 ग्राम 0.275 ग्राम ऑफ मेटल M इज डिपॉजिटेड एट कैथोड बेटा, हाँ डिपॉजिट हमेशा कैथोड पे होता है बेटा, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे ही होता है, तो यूजुअली डिपॉजिट जो होगा, यूजुअली नहीं, डिपॉजिट हमेशा कैथोड पे होगा, और लिबरेट करता है हमेशा एनोड पे करता है, तो डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यू टू पैसेज ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, ड्यू टू पैसेज ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, ड्यू टू पैसेज ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 965 सेकंड, और 965 seconds, the atomic mass of metal M will be, the atomic mass of metal M will be बेटा, एक बार बस ऊपर से दोबारा बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन गिवन है बेटा आपको, ठीक है राइट, लिखा हुआ है 0.275 ग्राम ऑफ मेटल M is deposited at cathode due to the passage of 1 ampere of current, due to the passage of 1 ampere current for 965 seconds. Calculate the molecular weight of a metal M. So 27.5 into 2, basically 55. 55. सही है। सही है बेटा, सही है। तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बट्टू, 1 to 5 में से कौन सा लगाएंगे हम लोग? फर्स्ट बेटा m आ जाएगा, सॉल्व करेंगे बेटा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 55 आएगी, कितनी आएगी 55। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस बार, 5 वो 0.275 था अपॉन m इंटू बेटा कितना 2,
और ये कितना था 1 एम्पियर था इंटू 965 एम्पियर था बेटा। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा m की वैल्यू आएगी 55। ठीक है राइट। एक क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा मैं, जैसे हमने जितने फॉर्मूले लिखे हैं बेटा यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं कि जितना आप करंट पास कर रहे हैं वो सारा का सारा यूटिलाइज हो रहा है बेटा। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि जितना हम करंट पास कर रहे हैं कि कुछ लॉस भी होगा, तो यहाँ पे वो एफिशिएंसी दे के रखेगा आपको कि करंट की एफिशिएंसी इतनी है, या जिससे आप सप्लाई कर रहे हो, जिससे आप सप्लाई कर रहे हो वो इतनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो जब कभी भी एफिशिएंसी वर्ड आए तो आप क्या करना है, इन सभी से एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देना। नीटा एफिशिएंसी नीटा, तो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना आप अगर पूछा हुआ है तो। जैसे अगर बोले कि 20% एफिशिएंसी है तो जो भी करंट और आईटी आपको आ रहा है उस पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, क्योंकि जब परसेंटेज में गिवन होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। अगर 90% एफिशिएंसी है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से। तो याद रखेंगे जब एफिशिएंसी गिवन होगी तो आप जो भी परसेंटेज में गिवन होगा उसको 100 से डिवाइड कर देना बेटा, और जो आंसर आएगा उसको आईटी से मल्टीप्लाई कर। सर जो फिर करंट बच जाता है तो वो हीट की फॉर्म में मतलब रिलीज वो होता है, यूज ऐसा कुछ? नहीं हो रहा है बेटा, वो कोई और साइड रिएक्शन में यूज हो रहा होगा, है ना, तो या मतलब कोई और। तो मतलब क्या as कहते in- हैं, हाँ जी बोलिए। एज ए रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी बाकी तो एनर्जी तो हम प्रोवाइड कर ही रहे बेटा तोड़ने के लिए, बट जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, जो भी वेसल जो भी आपने बैटरी से जो भी सप्लाई कर रहे हो ना, वो 100% क्या कर रहा है, इतनी पूरे 100% एफिशिएंसी पे काम कर नहीं रहा है। तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ, जो फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो होती है वो फिर कहाँ लॉस होती है अपने सर? वो यूज नहीं होगी बेटा, वो किसी और फॉर्म में होगी, मे बी क्या कहते हैं कुछ और साइड रिएक्शन चल रही होगी, या किसी और को तोड़ रहा होगा ऐसे तोड़, या जो भी रहा होगा तो उसमें यूटिलाइज होगी उसके। क्योंकि सर जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहते हैं हम कि जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं करंट यूज नहीं होता वो हीट एनर्जी फॉर्म में लूज होता है, वायर गर्म हो जाती है। हाँ तो वो तो है ही, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट लॉस हो जाएगा उसमें। यस सर, तो हीट लॉस होता है तो वही जैसे अब इसमें भी मे बी या तो हीट लॉस होता है और वही हीट बाकी रिएक्शन जो आप कह देखिए रहे हो हीट कि लॉस तो बेटा हमेशा ही होगा बेटा, हीट लॉस हमेशा ही होगा, क्योंकि यूजली क्या होगा, जो भी कभी भी आप जब आप करंट पास करें तो इनडायरेक्टली यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू द सिस्टम बेटा, है ना, ठीक है राइट। अब आपने सारी एनर्जी सप्लाई करी, कुछ यूटिलाइज हुई कुछ रह गई बेटा, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से तो क्या करेगी, निकलेगी निकलेगी बेटा, ठीक है ना राइट। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि फिर से इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट हो गया है। जी मुझे ज्यादा आता नहीं बेटा इलेक्ट्रोस्टैट, मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, ठीक है राइट, बट ये है कि डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं तो वो क्या करेगी, लॉस होगा बेटा उस एनर्जी। सर ये बताना, जैसे इसमें तो हमने एन फैक्टर देख लिया था, जो ऊपर वाला था CaCl2 वाला, हाँ जी, उसमें एन फैक्टर 2 कैसा है? क्योंकि Cl का 2 होता है, इसीलिए भी Ca का 2 हुआ। Cl का नहीं बेटा, जो Ca था ना CaCl2 बेटा, तो Ca पे कितना चार्ज होगा बेटा, +2 का चार्ज होगा कि नहीं होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आदित्य बेटा, -1। यस फिर जो क्लोरीन का -2। -2 बेटा, तो कैल्शियम का वैसे भी आप देख सकते बेटा, कैल्शियम सेकंड उसका ग्रुप का है बेटा, फर्स्ट ग्रुप का हमेशा एन फैक्टर 1 होगा बेटा, जो भी एलिमेंट है, और जो ग्रुप 2 के हैं उनका एन फैक्टर बेटा कितना होगा, 2 होगा बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं, नो एक्सेप्शन। ठीक है सर। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बेटा ऑलवेज प्लस, ठीक है ना राइट। और ये जो क्या कहते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम हमेशा प्लस है, ठीक है राइट। तो लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट produced at cathode, calculate the weight of product produced at cathode by passing calculate the weight of product produced at cathode by passing a current of 96.5 ampere by passing a current of 96.5 ampere for 2 seconds having efficiency 50%, for 2 seconds having efficiency 50%, to aqueous solution of
टू aqueous solution of AgNO3 बेटा, टू aqueous solution of AgNO3। सर क्लास का टाइम हो गया। हाँ जी बेटा बस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये न्यूमेरिकल कर लीजिए बस, ठीक है। मतलब खाली क्या कहते हैं, वेट इनटू तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने कौन सा वेट निकालना है बेटा, तो हम फर्स्ट ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट खुद बेटा। करना है तो सर खुद करना है। सर मॉलिक्यूलर मास बाय 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या है बेटा, जो डिपॉजिट होगा, हाँ मे बी, क्योंकि आपने पता नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है आपको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है। तो अगर आप जब ये कभी भी सॉल्ट जो है बेटा जब टूटेगा, तो ये टूटेगा किसमें बेटा, Ag प्लस में और NO3 माइनस में टूटेगा बेटा, ऐसे ही टूटेगा, ठीक है। हमने क्या बोला था बेटा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा बेटा, रिडक्शन, याद है आपको, राइट। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा, मुझे बताइए, Ag प्लस का कि NO3 माइनस का, किसका रिडक्शन होगा? Ag प्लस का। रिडक्शन का मतलब गेन, तो गेन कौन करेगा, Ag प्लस क्या करेगा बेटा, गेन करेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस मींस यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है बेटा, कैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है। सो दिस मींस यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा किसका, सिल्वर का, दैट इज 108, ठीक है। और वेट एंड फैक्टर सिल्वर का कितना है बेटा, 1, अभी हम देखा हमने यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इंटू 9500 इंटू कितना था 96.5 इंटू 2, बट एफिशिएंसी 50 थी तो 0.5। अब बताइए बेटा W कितना आंसर आ रहा है बेटा, सर 10.8 ही आ रहा है। 10.8 नहीं, 10.8 नहीं आएगा बेटा, यही आएगा, सर 0.108 0.108 आएगा, याद। आदित्य दोबारा देखो, सॉरी वो देखो, दोबारा देखो वो दिमाग। सर मैंने परसेंटेज की मतलब पूरी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया बाय 100। क्लियर है बेटा, तो यही 5 फॉर्मूले है बेटा, ठीक है ना, राइट। ये फेरेडे फर्स्ट लॉ है, फेरेडे सेकंड लॉ सिर्फ मैं बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, राइट। अगर आप ऐसे सोचिए, ठीक है, राइट। अच्छा अभी हमारे पास कितना टाइम अभी तो है सर 10 मिनट है, राइट। सानिया आप जाना चाहते हो? हाँ जी सर। चलिए मैथ क्लास तो 9:30 है कोई सर। बात नहीं बेटा, फिर हम कल नेक्स्ट जब मेरे भी हम स्कूल की डिस्कस करेंगे, क्लास होती है। ठीक है बेटा, राइट, तो हम कल 10 करेंगे मिनट की। इसके ऊपर। अच्छा जस्ट मैं बता दूं, मुझे 2 मिनट लगेगा बेटा, सो दैट हाँ उसके जी क्वेश्चन सर भी आप बता कर दो, लें, कोई नहीं। ठीक है, रुकिए 2 मिनट बेटा। हाँ इलेक्ट्रोलाइट है, 3 में 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया AgNO3, यहाँ पे लिख दिया बेटा CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, और लेट्स सपोज यहाँ पे एल्युमिनियम लिख दिया Al2SO4 होल ट्वाइस, ऐसे। और इन तीनों को क्या कर रहे हैं बेटा, हम तीनों को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तीनों का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिड्यूस होगा बेटा वो क्या रिड्यूस होगा, Ag, यहाँ पे जो रिड्यूस होगा वो कॉपर, और यहाँ पे जो रिड्यूस होगा बेटा Al। और इन तीनों को क्या करा मैंने बेटा, एक सेम बैटरी से जोड़ दिया, एक सेम बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। एक ही बैटरी से 3 वेसल, अभी हम क्या कर रहे थे बेटा, एक ही वेसल में एक ही बैटरी से जोड़ रहे थे, करंट पास कर रहे थे। अब हमने क्या करा, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए, तीनों को क्या करा, सेम बैटरी से जोड़ दिया, मतलब ये इससे जोड़ दिया और ये इससे जोड़ दिया, मतलब तीनों में सब में सेम करंट पास हो रहा है बेटा, तीनों में करंट सेम पास हो रहा है। तो अगर तीनों में सम सेम करंट पास होगा बेटा, तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, क्या फॉर्मूला था, मोल्स, ठीक है, राइट। लिखा था आपने क्या, या इक्विवेलेंट इनटू कितना बेटा 96500 इज इक्वल टू I इंटू टी, लिखा था आपने। अब अगर आप सेम करंट पास कर रहे हैं बेटा, तो IT तीनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए, यस या नो, हाँ जी सर। है ना।
तो अगर तीनों के लिए सेम होगा इसका मतलब बेटा जो पहले का इक्विवेलेंट ये वाला E × 96500 पहले का, दूसरे का इक्वल, तीसरे का इक्वल, तो 96500 को हटा देते हैं। तो इक्विवेलेंट बेटा फर्स्ट वेसल का इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बेटा सेकंड वेसल का इज इक्वल टू इक्विवेलेंट क्या बेटा थर्ड वेसल। यही करना था बस, यही फैराडे सेकंड लॉ कि जब आप सेम करंट पास करते हैं, ठीक है ना राइट, तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्टेड है ये, ठीक है राइट, सॉरी, तो एक का करंट एक दूसरे में, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, सॉरी, हाँ ठीक है, तो तीनों में सेम करंट IT सेम जा रहा है बेटा, जो करंट है वो सेम ही जा रहा है तीनों में, तो तीनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे बेटा सेम होंगे, तो E1 = E2 = E3 होगा। इक्विवेलेंट निकालना आपको आता है बेटा मोल्स इनटू n फैक्टर पहले का, मोल्स इनटू n फैक्टर सेकंड का, मोल्स इनटू n फैक्टर किसका बेटा, यही क्या है बेटा फैराडे क्या है सेकंड लॉ है बेटा, ठीक है राइट। जैसे अगर मैं यहीं पे ऐसे क्वेश्चन देता, एक सेकंड बस, एक ये क्वेश्चन कर लीजिए उसके बाद चले जाइएगा, ठीक है, ये सेम ही चीजें, हाँ ठीक है राइट। सर करवाना तो करवा दो, कैंसिल होगी क्लास। कैंसिल हो गई है तो चलिए हाँ ठीक जी है, सर, अभी आया मैसेज। चलिए सर ठीक है, मेरी फिजिक्स की क्लास है लेकिन। ठीक है, बस ये एक क्वेश्चन कर लीजिए इसका, ठीक है ना। ये क्या है, जब सेम करंट पास करेंगे, स्टेटमेंट बाद में लिखवाऊंगा मैं, जब सेम करंट पास करेंगे बेटा तो IT सेम हो जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इक्विवेलेंट इनटू 96500, तो वो क्या हो जाएगा 96500 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इक्विवेलेंट फर्स्ट, इक्विवेलेंट सेकंड, इक्विवेलेंट थर्ड के, यहाँ लिखते बेटा मोल्स इनटू n फैक्टर बेटा पहले वेसल के इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर बेटा सेकंड वेसल के इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर बेटा थर्ड वेसल, तीनों का इक्वल, ठीक है राइट। तो एक क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे, यही क्वेश्चन है, सिमिलरली ये सेम ही क्वेश्चन है, लिखेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से हमने कितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू AgNO3, यहाँ पे गिवन है बेटा CuSO4 और यहाँ पे गिवन है बेटा AlCl3, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना राइट। क्या बोला हमने कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू AgNO3, CuSO4 and AlCl3, ठीक है राइट। When Ag, Cu and Al are deposited at cathode, the molar ratio of, question है the molar ratio of Ag, copper and Al, the molar ratio of copper, Ag, copper और Al deposited will be, हमें मोलर रेशो कैलकुलेट करना है, द मोलर रेशो ऑफ Ag, Cu और Al डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी, बहुत आसान है बेटा ये क्वेश्चन राइट, ठीक है। हमें क्या करना है 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ईमान, तो देवांश साहब ने गलती कर दिया, सब सही करके, हाँ 3 2 1 हाँ 3 2 1 नहीं 3 2 1 भी नहीं है, देखिए क्या है बेटा, हाँ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, आपने यहाँ से 1 मोल चार्ज भेजा बेटा, हाँ सानिया फोन मैसेज ये वो क्लियर है बेटा, हमने क्या भेजा, करंट से भेजा, 1 मोल ऑफ चार्ज भेजा, तो 1 मोल ऑफ चार्ज तीनों में भेजा, ठीक है ना राइट, और उनसे पूछ रहा है कि बताइए कि इनका मोलर रेशो क्या होगा। तो लेट्स सपोज पहले वेसल की सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर का n फैक्टर कितना बच्चों 1 इक्वल टू, ये किसका है सिल्वर का, इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर किसका, कॉपर का कितना बेटा 2, कॉपर का इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर किसका बेटा Al का, और सॉरी Al का n फैक्टर कितना बेटा 3, ये Al का। सर 1 to 1 होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, ठीक है ना, मोलर रेशो कैलकुलेट करना है हमें, ये दिख रहा है आपको, तो मोलर रेशो क्या होगा, देखते कौन बताता है हमें, क्या होगा मोलर रेशो, कोई भी बच्चा बता सकता है मोलर रेशो क्या होगा, नहीं, देखिए क्या है बेटा, हाँ ऐसे यहाँ पे क्या, देखिए बेटा हाँ ऐसा मैं यहाँ पे क्या लिखूं, इस पे क्या लिखूं और इस पे क्या लिखूं, सो दैट ये तीनों इक्वल हो जाए। व्हाट शुड आई राइट, कैन आई राइट इट 6, तो 6 × 1 कितना हो गया बेटा 6, यहाँ लिख दिया मैंने कितना बेटा 3 × 2 कितना 6, और यहाँ लिख दिया 2 × 3 कितना 6, अब तीनों बराबर हो गए, so this means मोलर रेशो क्या हो गया, Ag is to
Cu कितना बेटा, Al वो कितना हो गया बेटा 6:3 बेटा 2, ये राइट आंसर है। तो जब कभी भी 3 का मोलर रेशो पूछता है बेटा, हाँ 2 का मोलर रेशो बताने में बहुत आसानी होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब 3 का मोलर रेशो तो आपको करना क्या है बेटा, ऐसी वैल्यू डालना कि तीनों इक्वल हो जाए बस। सर आपने Ag का n फैक्टर 1 लिया है? 1 लिया बेटा, AgNO3 बेटा ना, AgNO3 बेटा, हाँ Ag पे कितना चार्ज होगा बेटा, +1 का। कॉपर सल्फेट बेटा, सल्फेट में -2 होता है, तो इस पे कितना है बेटा +2। AlCl3 बेटा, क्लोरीन पे -1 तो 3, क्लोरीन पे -3, तो इस पे कितना है बेटा +3 बेटा। सर AgNO3 है तो NO3 पे तो -3 नहीं होता। अरे नहीं बेटा, ऐसा गजब ना करो बेटा, है ना। नाइट्रिक एसिड बेटा, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है सर। नाइट्रेट बेटा ना, नाइट्रेट आयन पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है बेटा, और इस पे Hp+1 का होता है। ठीक है, राइट, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है, दिवांश क्वेश्चन क्लियर है बेटा। यस सर, सर मैं लीव कर रहा हूँ, 9:15 हो गए हैं हाँ क्या? ठीक है बेटा, ठीक है, तो मैं भी क्लास बंद कर रहा हूँ, इसके 1-2 क्वेश्चन और है बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।